तो स्टूडेंट्स हम आ चुके हैं पुनः आप सभी लोगों के समक्ष, जैसा कि रोज़ शाम को 7 बजे आते हैं और आप सभी लोगों को अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन कराते हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 2 जो है सॉल्व कराया था और उसमें मैंने आप लोगों को खंड आ बा सा सॉल्व करा दिया था। तो बहुत सारे विद्यार्थियों का कमेंट आ रहा था कि सर जो है फिजिक्स के अनसॉल्व पेपर नहीं सॉल्व कराएंगे क्या, क्योंकि लगातार हमको लग रहा है 3-4 मैथ के अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लासें हो गई। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आप सभी लोगों को मैंने बताया है तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आप सभी लोगों को बोर्ड एग्जाम की तैयारी जरूर कराऊंगा। बस आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करते रहें, लाइक करते हैं वीडियो को, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। तो चलिए हम भाई शुरुआत करते हैं। तो सेट नंबर 2 भैया बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेट है। बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत ज़्यादा करीब है, तो बोर्ड एग्जाम 2024 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अनसॉल्व्ड पेपर 2023 के जितने भी सेट हैं उन्हें आप जरूर सॉल्व कीजिए और उसका सलूशन मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छी तरीके से मेहनत करके पढ़िए, कहीं पर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। चलिए हम समय तो जानते हो लॉस बिल्कुल नहीं करते हैं, तो शुरुआत करते हैं खंड दा। ठीक है, खंड आबासा सॉल्व हो गया है, प्लेलिस्ट बन चुकी है आप सभी की, आप देख सकते हैं। तो खंड दा की हम शुरुआत करते हैं और खंड दा में हमारा प्रश्न संख्या 4 का कहता है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए, प्रकाशिक तंतु की कार्य विधि का उल्लेख कीजिए। देखिए अभी तक क्या होता था कि प्रकाशिक तंतु क्या होता है ये पूछा जाता था तो 2 नंबर में बड़ी आसानी के साथ आप लिख देते थे, लेकिन इस बार पूछा गया कि प्रकाशिक तंतु की कार्य विधि का उल्लेख कीजिए, मतलब 2 नंबर का ये है, और क्रांतिक कोण की परिभाषा दीजिए 1 नंबर का ये है, तब जाकर के आपको 3 नंबर मिलेंगे। तो क्रांतिक कोण तो आप लोग कक्षा 10 में भी हो सकता है, अब नहीं पढ़ोगे सिलेबस से हट गया, लेकिन क्रिटिकल एंगल में आपको बताया गया है कि सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण। देखिए जैसे एक माध्यम आपके समक्ष यहाँ पर हम थोड़ा सा फिगर नहीं ड्रा कर सकते, यहाँ ड्रा कर रहे हैं। देखिए ऊपर वाला माध्यम अगर सघन है तो सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो। ठीक है, अब विरल माध्यम में जो अपवर्तन कोण होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो सघन माध्यम में बना जो आपतन कोण होता है वही क्या कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। सभी लोगों को पता है, एक बार अगेन परिभाषा को सुन लीजिए। सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण, ऊपर आपका सघन माध्यम होना चाहिए, नीचे आपका विरल माध्यम होना चाहिए, क्योंकि क्रांतिक कोण हमेशा सघन माध्यम में बनता है। तो सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है वह कोण हमारा क्रांतिक कोण कहलाता है। लेकिन जब इस क्रांतिक कोण का मान हम और ज़्यादा बढ़ा दें, इससे भी ज़्यादा बढ़ा दें, तो ये जो है यहाँ पर जो है प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि प्रकाश मतलब दूसरे माध्यम में नहीं जाता है, बल्कि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आता है। और प्रकाश की इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। यहाँ पर ये परिभाषा भी याद कर लीजिए। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सघन माध्यम में बना हुआ अपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। भैया क्रांतिक कोण को C से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला विरल माध्यम के सापेक्ष हम सघन माध्यम का अपवर्तनांक निकले तो 1n2 बराबर होगा 1/sin c, जहाँ c क्या होता है, क्रांतिक कोण होता है। ये सूत्र आपका होता है क्रांतिक कोण की परिभाषा में आपको लिखना है, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/sin c, जहाँ c होता है क्रांतिक कोण। तो ये सभी को आता होगा, लेकिन क्रांतिक कोण से ही आपको एक परिभाषा और याद रखनी है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो आप कहोगे जब हम क्रांतिक कोण का मान क्या करें भाई और ज़्यादा बढ़ा दें तो क्या होगा कि जो प्रकाश का परावर्तन है, जो प्रकाश का अपवर्तन है, जो प्रकाश कण दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो रही थी वो अपवर्तित नहीं होगी बल्कि पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी, और इस घटना को हम क्या कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर वही चीज़, इसके आगे जो प्रश्न पूछा गया है कि जो प्रकाशिक तंतु है उससे आप क्या समझते हैं। तो जो प्रकाशिक तंतु है ये एक प्रकार की युक्ति है जो कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित है। मैंने आप सभी के समक्ष अच्छे तरीके से इसलिए लिख दिया है कि आपको समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, आसान से आसान शब्दों में लिख दिया है। प्रकाशिक तंतु यहाँ मैंने आपके सभी के समक्ष बनाया है, अभी इसको अच्छे तरीके से समझा रहे हैं। प्रकाशिक तंतु जो होती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित युक्ति है। सबसे पहले चैप्टर सेकंड पेपर में आपको मैंने पढ़ाया भी है, जिसकी सहायता से प्रकाश सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना ऊर्जा ह्रास के भेजा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा क्रिया विधि पूछी गई तो मैंने क्रिया विधि आपके समक्ष लिख दिया है। यहाँ पर प्रकाशिक तंतु मैंने आपके समक्ष बनाया है। जो ये आपके पास देख पा रहे हो ये एक पाइप है, लंबी पाइप है। ठीक है, ये क्या है कि आपके पास लंबी पाइप है। ठीक है, ये क्वार्टर्स की होती है। किसकी बनी होती है भाई, ये क्वार्टर्स की बनी होती है। जो पाइप है ये क्वार्टर्स की बनी होती है। ठीक है, क्वार्टर्स की बनी होती है। इस क्वार्टर्स का अपवर्तनांक 1.7 होता है और ये एक लंबी पाइप होती है। इसकी जो कोटि होती है वो 10⁻⁴ मीटर
मोटाई होती है इसकी करीब, है ना। और यहाँ पर इसकी जो लंबी हमारे पास ये पाइप होती है, इस पाइप पर जो होता है एक पदार्थ जो है लेपित होता है, पदार्थ जो होता है क्या होता है, इस पर लेपा जाता है या मान लीजिए चढ़ाया जाता है, जिसका अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, मतलब जो पदार्थ इसके ऊपर लेपित होता है उसका अपवर्तनांक जो होता है, जो अंदर ये क्रोड है इसके अपवर्तनांक से कम होता है। क्रोड का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आप कहोगे 1.7 होता है। ये क्रोड काहे की होती है, तो आप कहोगे क्वार्टर्स की होती है। ठीक है, इससे कम अपवर्तनांक होता है जो इसके ऊपर लेप होता है एक पदार्थ का, उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5 होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए जैसे प्रकाश की कोई किरण आपतित कराई जाती है इस पाइप पर, तो प्रकाश चूंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, तो ये मैंने आपके समक्ष एक अभिलंब खींचा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये अभिलंब है। तो प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, फिर यहाँ पर भी टकराएगी, तो यहाँ पर जब टकराती है तो यहाँ पर जो क्रिटिकल एंगल होता है, जो क्रांतिक कोण का मान होता है, वो क्या हो जाता है, क्रांतिक कोण का मान अधिक हो जाता है, क्रांतिक कोण से भी अधिक हो जाता है। ठीक है, जब क्रांतिक कोण से भी अधिक कोण हम करते हैं तो क्या होता है कि यहाँ प्रकाश दूसरे माध्यम में न जा करके पुनः उसी माध्यम में लौटता है, और ये प्रक्रिया कई बार होती है जिसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ये युक्ति है ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन बार बार होता है। उसके बाद यहाँ से जब बाहर निकलती प्रकाश किरण, तो चूंकि आप सघन से विरल में निकल रही, तो ये अभिलंब से दूर भागती है। तो ये हो गया किसका फिगर, प्रकाशिक तंतु का। क्रिया विधि में भी आपको यही लिखना है, ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। क्या लिखना है कि जब प्रकाशिक तंतु के एक सिरे पर प्रकाश की किरण हम आपतित कराते हैं तो पाइप के भीतर प्रकाश का बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिस कारण प्रकाश क्रोड में बिना ऊर्जा ह्रास के प्रकाश की चाल से गति करता है। ठीक, बिना ऊर्जा ह्रास के। उपयोग भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप ले सकते हो इसका उपयोग चिकित्सीय एवं प्रकाशीय परीक्षण में लाइट पाइप के रूप में किया जा सकता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप सभी को इसे जो है तैयार करना अच्छे तरीके से। चलिए भाई, तो ये खंड द का आपका खंड द के अंतर्गत चौथे का पार्ट था, मैंने सॉल्व करा दिया। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 4 के खा पार्ट की ओर। ठीक है, बताइए भैया, आप सभी लोग कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि अनसॉल्व पेपर सॉल्व कराने में बड़ी मेहनत लगती है, आप सभी लोगों को पता है। क्योंकि अनसॉल्व पेपर को सॉल्व करने का मतलब पूरे पेपर का रिवीजन, ठीक है, पूरी फिजिक्स का रिवीजन, कहने का मतलब ये है। इसलिए अनसॉल्व पेपर जो है आप सभी लोगों को कोई बहुत ज़्यादा नहीं सॉल्व कराएगा, बहुत रेयर केस में आपको जो है लेक्चर मिलेंगे अनसॉल्व पेपर के। तो अनसॉल्व पेपर सॉल्व करने से फ़ायदा भी बहुत होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो चौथे का खा पार्ट। ठीक है, चौथे का खा पार्ट, इसमें यह कहा जा रहा है, अब देखिए एक जो न्यूमेरिकल आया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव से, मैं आपको बता दूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की 4-5 परिभाषाएं हैं, जैसे निरोधी विभव, देहली तरंग दैर्ध्य, देहली आवृत्ति, कार्यफलन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इन परिभाषाओं को रट डालिए, एक आधी परिभाषा तो आने ही, कार्यफलन जैसे है तो इसमें से एक परिभाषा आनी। और इस पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी बोर्ड एग्जाम में आता है, जैसा कि पूछा गया है कि एक धातु का कार्यफलन, जो धातु है धातु का कार्यफलन जिसको W से लिखते हैं, वो आपको दिया गया है 2.5 × 10⁻⁻⁹ जूल। क्या है भाई, 10⁻⁻⁹ जूल। और कहा जा रहा है कि यदि इस धातु में 6 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति, ध्यान दीजिएगा आवृत्ति को न्यू से लिखते हैं, आवृत्ति दी गई है 6 × 10⁻, कितनी दी गई है, 14 हर्ट्ज की आवृत्ति दी गई है, का प्रकाश किरण पुंज डाला जाए तो स्तब्ध विभव की गणना कीजिए, जिसे हम निरोधी विभव कहते हैं, यानी V0 की गणना करना है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आप सभी को पता होना चाहिए कि जो प्रकाश हम आपतित करते हैं, प्रकाश चूंकि फोटानों के रूप में चलता है, अगर एक फोटान की जो ऊर्जा है वो कार्यफलन से क्या है, कम है, तो जो निरोधी विभव का मान होता है वो अनंत होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फोटान की ऊर्जा निकालेंगे, और एक फोटान की ऊर्जा E बराबर होता है hν। E बराबर H का मान कितना होता है, आप कहोगे 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड होता है। नहीं पता होगा तो पेपर के पीछे प्लांक नियतांक की वैल्यू आपको मिलेगी। न्यू आवृत्ति है, आवृत्ति का मान 6 × 10⁻, कितना है, 14। अब देखिए E बराबर आपका हो जाएगा 6×36, 6×36 और 3 कितना हो जाएगा, 39.1 अंक आगे लगा देंगे, × 10⁻−34 से 14 जाएगा -20। इसे लिखा जा सकता है E बराबर, देखिए दशमलव को 1 अंक आगे बढ़ाएंगे तो 3.96 × 10⁻20। देखिए 0.1 अंक आगे बढ़ाएगा तो पावर में 1 जुड़ जाएगा। E बराबर आपका आ जाएगा 3.96 × 10⁻19 जूल। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर देखा जाए तो एक जो फोटान की ऊर्जा है वो 3.9 गुणे 10 की घात -19 है, और जो कार्यफलन का मान है वो 2.5 गुणे 10 की घात -9 जूल है। ध्यान दीजिएगा, जो कार्यफलन का मान है वो क्या है, फोटान की ऊर्जा से ज़्यादा है। और यहाँ पर देखिए फोटान की जो एनर्जी, वहाँ पर पावर लिखा है 10 की घात -19, यहाँ पर पावर 10 की घात -9 है, अर्थात जो कार्यफलन का मान है आप लिखोगे चूंकि कार्यफलन का मान क्या है, एक फोटान की ऊर्जा से ज़्यादा है। और जब कार्यफलन का मान फोटान की ऊर्जा से ज़्यादा होगा तो इस स्थिति में यहाँ पर लिख लेना, इस स्थिति में हमेशा याद रखना, जब भी कार्यफलन का मान एक फोटान की ऊर्जा से ज़्यादा होगा तो इस स्थिति में जो निरोधी विभव होगा या स्तब्ध विभव जिसे आप कहते हो, सॉरी यहाँ पर गलती हुई, हाँ इसको सही कर लीजिएगा, स्तब्ध विभव वो कितना होता है, तो आप कहोगे अनंत होता है। क्या होता है भाई, अनंत होता है। तो कभी भी निरोधी विभव या स्तब्ध विभव आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले चेक कर लेना कि एक फोटान की जो ऊर्जा है, एक फोटान की ऊर्जा वो कार्यफलन से कम है कि ज़्यादा है। अगर कार्यफलन ज़्यादा है, फोटान की ऊर्जा कम है, तो निरोधी विभव का मान क्या होगा, अनंत होगा। तो ये चौथे का खा पार्ट था। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम गा पार्ट की ओर बढ़ते हैं। गा पार्ट में है बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम। बायो-सेवर्ट के नियम में क्या बताया गया था, सभी को आता होगा कि एक धारावाही चालक तार है, जब किसी धारावाही चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो ये एक धारावाही चालक तार है जिसकी जो लंबाई है अल्पांश लंबाई डेल हम मान लेते हैं, और इस धारावाही चालक तार से थीटा कोण बनाती हुई r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जहां पर हमें इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। ठीक है, यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, धारावाही चालक तार से थीटा बन रहा है। तो बायो-सेवर्ट ने क्या बताया था अपने नियम में कि इस धारावाही चालक तार में जो प्रवाहित धारा होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। और बताया था कि जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस धारावाही चालक तार की अल्पांश लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है वो इस धारावाही चालक तार से जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है उसके बीच की दूरी के क्या होता है भाई, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या भाई, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तथा साथ में ये भी बताया था कि इस धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो इस धारावाही चालक तार, ठीक है, और r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P के बीच बने कोण की जया मतलब साइन थीटा के क्या होती है भाई, अनुक्रमानुपाती होती है। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 2 3 4 मतलब 1 2 3 व 4 को मिला लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 2 व 3 व 4 को मिलाने पर समीकरण 1 2 है ना, उसके बाद लिखेंगे 3 व 4 से। आप हिंदी वगैरह लिख लेना क्योंकि इतना लिखने के लिए समय नहीं है, यहाँ पर आपको समझाए दे रहे हैं। तो आप क्या कहोगे, बी अनुक्रमानुपाती, जो आपका अनुक्रमानुपाती में है आई है, डेल एल है, और क्या है साइन थीटा है, और जो व्युत्क्रमानुपाती में उसको नीचे लिखेंगे आर स्क्वायर। बताइए कोई समस्या, आप कहोगे जी बिल्कुल कोई समस्या नहीं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, बी बराबर या करके, जब भी यहाँ अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो यहाँ एक नियतांक आता है μ0/4π। μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता। ठीक है, और ये हो जाएगा आई डेल एल साइन थीटा अपान में कितना भाई, आर स्क्वायर। ठीक, तो यही होता है बायो-सेवर्ट का नियम। यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि जो μ0/4π होता है इसका मान 10 की घात -7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर होता है। ठीक होता है, लेकिन प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है, साथ में ये भी आप बताइए, इस जो आपका बायो-सेवर्ट का समीकरण आपने निकाला है इसकी सहायता से जो म्यू0 का मात्रक है वो भी निकालिए। इसीलिए मैंने यहाँ पर म्यू0 का मात्रक अभी लिखा नहीं डायरेक्ट। अब आपको म्यू0 का हम मात्रक भी निकालना बता देते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, क्योंकि आप सभी लोगों को जल्दी ही रहती है कि जितना जल्दी से जल्दी हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराते रहें। क्यों, आप सभी लोगों को तो भाई बहुत जल्दी रहती है, बहुत जल्दी, जितनी जल्दी आपका आंसर पेपर सॉल्व हो जाए। चलिए यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे बायो-सेवर्ट के नियम से हमको निकालना म्यू0 का मात्रक, हम म्यू0 को रोकेंगे। ठीक है, उधर दूसरे पक्ष में बी था, ठीक है, 4π इधर आएगा गुणे में, 4π का वैसे भी कोई मात्रक नहीं होता है, जितनी वैल्यू बटे में सब इसके गुणे में आ जाएगी, गुणे में आर स्क्वायर और बटे में आ जाए तो म्यू0 को रोक रहे हैं, बाकी सारी चीज़ें नीचे ले आएंगे आई डेल एल साइन थीटा, क्योंकि हमको म्यू0 का मात्रक निकालना है इसी सूत्र से। अब बी का मात्रक तो सभी लोग पढ़े हुए, एफ बराबर आई बी एल
साइन थीटा पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? यहाँ से जब b का मात्रक निकालोगे तो i इंटू एल जाएगा f के बटे में, f के बटे में i इंटू एल जाएगा। साइन थीटा एक बीमाहीन राशि है, बराबर कितना हो जाएगा b। तो जब यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक निकालते हो तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, धारा का मात्रक एम्पियर, लंबाई का मात्रक मीटर, तो वो वाला मात्रक आप b का रखिएगा यहाँ पर। बी का मात्रक क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा? आप कहोगे न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है। इसका भी मात्रक मैंने निकालना ही आपको बताया है। और गुणे में 4 पाई की अगर बात करें तो 4 पाई बीमाहीन राशि है, आर दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर, तो दूरी पर स्क्वायर लगा है ना, तो मीटर स्क्वायर, बटे में धारा, धारा का मात्रक क्या होता है? तो आप कहोगे एम्पियर होता है, एम्पियर लिख दिया। डेले लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मीटर लिख दिया। हमने कहा साइन थीटा बीमाहीन राशि है, उसको छोड़ देते हैं। ठीक, चलिए सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। तो आपका जो है मात्रक आ जाएगा यहाँ पर। देखिए तो 1 मीटर से 1 मीटर और 1 मीटर बचा, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल, बचा ऊपर न्यूटन और नीचे बचा आपका एम्पियर स्क्वायर। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो निर्वात की चुंबकशीलता होती है उसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू नॉट बाई 4 पाई है, 4 पाई का वैसे भी कोई मात्रक नहीं, तो मात्रक लिखेंगे न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। बताइए आप सभी लोगों को ये प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं? मुझे पूरा भरोसा है आप सभी को बेहतरीन तरीके से प्रश्न समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ेंगे बिना समय को लॉस किए हुए 4 के घ पार्ट की ओर। कहाँ बढ़ेंगे भाई? 4 के घ पार्ट की ओर। रफ कर दें इसे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई दिक्कत तो भैया वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें, है ना। यहाँ पर अब देखिए ऑफलाइन तो है नहीं कि आप कहेंगे कमेंट सर आप दोबारा पढ़िए, तुम दोबारा पढ़ेंगे, इसीलिए देखिए यहाँ पर क्लास बने जाती है कि आप तुरंत वीडियो को रिवर्स करके दोबारा बात को समझिए, कहीं पर मुझसे गलती तो नहीं हो गई भाई, है ना। आप भी समझ लीजिए। फिलहाल यहाँ तक हम कोशिश करते हैं कि कहीं पर गलती ना हो। तो अब हम बढ़ेंगे चौथे के घा पार्ट की ओर। तो चौथे के घा पार्ट में बोला जा रहा है कि आप 1.732 ये दिया गया है अपवर्तनांक से बने एक समबाहु प्रिज्म के लिए। देखो प्रिज्म की बात हुई और प्रिज्म है समबाहु। समबाहु में जो प्रत्येक कोण होता है थीटा वो 60 डिग्री होता है, और प्रिज्म का जो कोण होगा उसको हम प्रिज्म कोण कहते हैं। उसको हम किससे लिखेंगे? ए से। तो यहाँ पर ए बराबर 60 डिग्री लिया जाएगा, जिसे अपवर्तक कोण या प्रिज्म कोण कहा जाता है। आगे दिया गया कि अल्पतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। अल्पतम विचलन कोण को डेलेम से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान निकालना है। और कहा जा रहा है इस विचलन के लिए आपतन कोण मतलब आई का मान भी आपको ज्ञात करना है। तो मेरी बात को समझिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। आप सभी लोगों ने सूत्र पढ़ा, एन बराबर साइन ए प्लस डेल एम बटे में 2, पूरे के बटे में हो जाएगा साइन ए बटे में 2। एन का मान दिया गया 1.732 है ना, और बराबर ये हो जाएगा साइन ए प्लस डेल एम बटे में 2। बटे में आ जाए साइन ए का मान कितना? 60 और बटे में 2 1.732 ये किसका मान होता है? √3 गुणे में साइन 60/2 मतलब 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री इधर गुणे में आएगा और साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर हो जाएगा साइन ए प्लस कितना भाई? डेल एम बटे में 2। इसे सॉल्व करते जाएंगे हम, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा √3/2 और √3/2 साइन कितने की वैल्यू होती है? तो आप कहोगे साइन 60 डिग्री का मान जो होता है √3/2 होता है। इधर दूसरे पक्ष में दिया गया है साइन ए प्लस डेल एम बटे में 2। साइन से साइन तुलना करने पर साइन से साइन हट जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस डेल एम बटे 2। इसका थीटा इसके थीटा के बराबर हो जाएगा, बराबर 60 डिग्री। ए का मान की बात करें तो ए का मान 60 डिग्री है। 60 प्लस डेल एम बटे में 2 बराबर कितना? 60। गुणा करेंगे तो 60 प्लस डेल एम बराबर 2 और 60 का मल्टीप्लाई 120। डेल एम बराबर हो जाएगा 120, 60 उधर जाएगा माइनस का 60, तो डेल एम बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। बताइए अल्पतम विचलन कोण की बात कही गई थी जो कि 60 डिग्री आपकी आ चुकी है। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से प्रश्न समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए भाई आगे अब हम बढ़ेंगे अंगा पार्ट की ओर, ठीक है। चौथे नंबर के अंगा पार्ट की ओर, जो कि लास्ट है आपका चौथे क्वेश्चन का अंगा पार्ट। ये सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे इसमें ये कहा जा रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, ठीक। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है,
के अंतर्गत एल लंबाई की एक धात्विक छड़ है, अपने तल में ओमेगा कोणीय वेग से उसको घुमाया जाता है और कहा जा रहा है कि छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित वैद्युतवाहक बल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। अगर कहीं पर भी किसी भी सिरों के मध्य हमको प्रेरित वैद्युतवाहक बल का मान निकालना है तो सीधी सी बात है कि आपको जाना चाहिए फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी पहले नियम पर, जिसे हम न्यूमैन का नियम कहते हैं। वहीं पर प्रेरित वैद्युतवाहक बल का मान बताया गया है कि फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक धात्विक छड़ ले लेते हैं और इस धात्विक छड़ की लंबाई मान लेते हैं एल, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है। इस धात्विक छड़ का नाम सिरा ए और बी हम मान लेते हैं। इस धात्विक छड़ को हम क्या करते हैं, घुमाते हैं और इसको लाते हैं ए से बी तक, इसको मान लेते हैं, इसको ए सिरा मान लेते हैं, इसको बिंदु ओ मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। जैसे हम बात करें, हमारे पास ये मार्कर है, ये हमारे पास एक धात्विक छड़ है। हम क्या करते हैं, इसको एक सिरे के परिता ऐसे ऐसे घुमाते हैं, घूर्णन कराते हैं और घूर्णन आपको कराना है इसको ओमेगा कोणीय वेग से। ओमेगा कोणीय वेग से इसको घूर्णन कराना है तो वेग कितना होना चाहिए, ओमेगा कोणीय वेग होना चाहिए। और यहाँ पर ये मान लेते हैं कि जो कोणीय विस्थापन है वो कितना भैया, डेल थीटा है। इस स्थिति में कोण कितना बन रहा है, डेल थीटा। ये बहुत आसान है, थोड़ा वक्त दीजिएगा बस। ये डेरिवेशन हमने देखा कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, आप इसे अगर समझ ले तो कभी भूलेंगे नहीं। तो हमने क्या किया, इसे थीटा कोणीय वेग ओमेगा से थीटा डिग्री कोण पर ऐसे घुमा दिया। ठीक है, किसको भाई, इस धात्विक छड़ को, जिसकी लंबाई कितनी थी, एल। अब ध्यान दीजिएगा, तो ये एल आपका क्या होगी भाई, त्रिज्या का कार्य करेगी। अगर कोई भी धात्विक छड़ अपने अक्ष के केंद्र के परिता चारों ओर घूमेगी तो एक वृत्ताकार मार्ग पर गति करेगी। लेकिन ये पूरा नहीं कहा जा रहा है कि पूरे वृत्तीय मार्ग पर घूमता है, लेकिन हल्का सा ये घूर्णन करती है। तो उस दौरान आपको प्रेरित वैद्युतवाहक बल का मान निकालना है। इसके लिए करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है। आपको क्या लिखना है कि जो यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते हैं, माना घूमती हुई छड़ डेल टी समय अंतराल में, डेल टी समय अंतराल में, ये जो हमारे पास छड़ है इसको मान लेते हैं कि ये डेल टी समय अंतराल में ए से बी पर आ जाती है। समय अंतराल में ए से बी पर आ जाती है और इस दौरान ये कितना कोण घूमती है, डेल थीटा कोण घूमती है, तथा इस स्थिति में डेल थीटा कोण घूम जाती है। क्या भाई, डेल थीटा कोण घूम जाती है। ये थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज इसलिए लिखे दे रहे हैं कि आपको कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि आप सभी लोग कमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इस छड़ द्वारा घिरे भाग का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे छड़ द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल, किसका भाई, घिरे भाग का क्षेत्रफल। तो आप ए बराबर लिखोगे। पहले मेरी बात को समझिएगा, यहाँ पर मेन चीज़ यही समझना है कि ये छड़ जब घूमी डेल थीटा कोणीय वेग ओमेगा से डेल थीटा कोण पर, तो इसके द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल है इतना, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो मेरी बात को समझिएगा, अगर ये अभी यहाँ से अपने बिंदु के चारों ओर घूम करके यहाँ पर आ जाती तो आप कहते कि जब ये 360 यानी 2 पाई कोण घूमती तो ये एरिया कितना घूमती, एक वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी, एल, तो ये हो जाता है पाई एल स्क्वायर। बहुत ध्यान समझिएगा, अगर ये मान के चलिए, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि अगर ये इस बिंदु के चारों ओर यहाँ से घूम करके यहाँ पर फिर आ जाती तो बताइए पूरा एरिया घूमती तो वृत्त बन जाता है कि नहीं बन जाता। अर्थात 360 डिग्री कोण घूमने में पाई एल स्क्वायर क्षेत्रफल मतलब जो है होता, पूरा बनता। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम 1 डिग्री कोण घूमने में क्षेत्रफल निकालें तो आप कहोगे पाई एल स्क्वायर बट्टे 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बट्टे में चला जाएगा, पाई से पाई कैंसिल किया जाएगा, एल स्क्वायर बट्टे कितना 2। ठीक, मतलब 1 डिग्री कोण घूमने में एल स्क्वायर बाई 2 क्षेत्रफल गिरेगा छड़ द्वारा। लेकिन ये घूम कितना रहा, डेल थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल थीटा कोण घूमने में छड़ द्वारा गिरा क्षेत्रफल आपका हो जाएगा डेल थीटा गुणे में एल स्क्वायर बाई 2। अरे भैया 1 डिग्री कोण घूमने में क्षेत्रफल गिरता है एल स्क्वायर बाई थीटा। तो अगर मैं कहूँगा कि 2 डिग्री कोण घूमने में तो आप 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे। मैं कहूँगा 5 डिग्री घूमने तो 5 इधर से भी मल्टीप्लाई कर दोगा। मैं कहूँगा तुमसे डेल थीटा कोण घूमने में तो डेल थीटा से इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात छड़ द्वारा जो घिरे भाग का क्षेत्रफल होगा वो डेल थीटा एल स्क्वायर बाई कितना होगा 2। अब हमको क्या निकालना, हमको तो प्रेरित वैद्युतवाहक बल निकालना। तो हम लिखेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी प्रथम नियम से। किस नियम से भाई, प्रथम नियम से।
जिसे हम न्यूमैन का नियम कहते हैं, प्रेरित वैद्युत वाहक बल, छड़ के सिरों पर प्रेरित वैद्युत वाहक बल, यही तो निकालना है। छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल फैराडे के प्रथम नियम में बताया गया था। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके प्रश्न में ये कहा गया था कि छड़ के सिरों के मध्य उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल के परिमाण का व्यंजक निकालिए। मतलब व्यंजक निकालना मतलब परिमाण की बात करें तो विद्युत वाहक बल का परिमाण होता है डेल्टा फाई बटे में डेल्टा टी। परिमाण डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। माइनस चिन्ह जो है फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर को शो करता है। यहाँ पर माइनस चिन्ह से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको विद्युत वाहक बल का परिमाण निकालना है। डेल फाई फ्लक्स बराबर आपने पढ़ा है बी इंटू मिड, कितना हो जाएगा डेल्टा ए। यहाँ डेल फाई है ना, देखो फाई बराबर कितना होता है, फाई बी बराबर होता है बी इंटू ए। लेकिन फ्लक्स में परिवर्तन, इसका मतलब क्षेत्रफल में परिवर्तन हमको चाहिए, बटे में कितना हो जाएगा डेल टी। अब हम आगे इसको थोड़ा सा रफ करते हैं, फिर आपको बताते हैं। इसे रफ कर दूँ। अब यहाँ पर देखिएगा हम क्या करेंगे, ई बराबर हमें निकालना है। तो ई बराबर हमारा है बी। डेल्टा ए की बात करें तो हमने डेल्टा ए का मान निकाल रखा है। क्षेत्रफल का मान कितना निकाला है, आप कहोगे डेल्टा थीटा एल स्क्वायर, अपान में कितना था भाई 2 था, और इसके अपान में कितना है तो आप कहोगे डेल्टा टी है। आप सभी लोग कक्षा 11 से पढ़ते चले आ रहे हो कि कोणीय वेग ओमेगा बराबर होता है डेल्टा थीटा बटे में डेल्टा टी। जैसे आप वेग बराबर पढ़ते हो विस्थापन बटे समय, वैसे कोणीय वेग ओमेगा बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ई बराबर, तब ई बराबर आपका आ जाएगा, देखिए बी बाई 2 और डेल थीटा बटे डेल टी के स्थान पर ओमेगा और इंटू में कितना है एल स्क्वायर। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो छड़ के सिरों पर जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होगा वो 1/2 बी ओमेगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं बी एल स्क्वायर ओमेगा, ऐसे लिखिए बी ओमेगा एल स्क्वायर। और यही चीज़ आपको यहाँ पर भैया सिद्ध करनी थी, या व्यंजक यही होता है। कभी कभी ऐसे बोला जाता है कि सिद्ध कीजिए कि यही होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बेहतरीन तरीके से ये डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, है ना। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5, और ये भी हमारे 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास हम बहुत ज़्यादा भैया लंबी भी नहीं करते हैं, और प्रयास करते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है न्यूमेरिकल है, और बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, और मैं इसे इतना आसान करने वाला हूँ कि आप सोच भी नहीं सकते। जैसा बोलेगा वैसा ही करेंगे। 5वें का पार्ट देखिए, एक क्वेश्चन लेंस मेकर सूत्र से या संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र से कहीं ना कहीं से एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आना है। तो प्रकाश की कि ये न्यूमेरिकल आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, मैंने सारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के सॉल्व कराए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस, अपसारी लेंस किसको बोलते हैं, अवतल लेंस को बोलते हैं। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अपसारी लेंस है, और एक 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का क्या है, एक अभिसारी लेंस है। दोनों एक ही मुख्य अक्ष पर परस्पर स्थित है 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ फिगर आप सभी लोगों के समक्ष बनाते हैं। एक अपसारी लेंस है, ये कैसा लेंस है तो आप कहोगे अपसारी लेंस है हमारा। ठीक है, और ये दोनों एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित है। एक है यहाँ पर उत्तल लेंस, जिसको हम अभिसारी लेंस कहते हैं। यहाँ पर यही कहा गया है कि एक अभिसारी लेंस है, और कहा गया है कि एक अपसारी लेंस है, और ये दोनों एक ही मुख्य अक्ष पर स्थित है, एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। यही बात तो कही गई। तो इन्होंने सबसे पहले क्या कहा, अपसारी लेंस के लिए, अपसारी लेंस के लिए, अपसारी लेंस के लिए, अपसारी लेंस की जो फोकस दूरी दी गई, चूंकि अपसारी लेंस अवतल लेंस है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ये इन्होंने बताई है कि 20 सेंटीमीटर है। कितनी है, 20 सेंटीमीटर। और इन्होंने कहा कि जो अपसारी लेंस की फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर, ठीक, और जो अभिसारी लेंस है, अभिसारी लेंस की जो फोकस दूरी है वो आपकी 30 सेंटीमीटर है। अभिसारी लेंस उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी तो आप कहोगे धनात्मक होगी। सिंपल सी बात है भाई। अब यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का ये अपसारी लेंस है, कहा जा रहा है 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस, दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। मुख्य अक्ष में स्थित एक वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब इसी मुख्य अक्ष पर हमको एक वस्तु को रखना है जिसका जो प्रतिबिंब है
रखा जाए जिसका प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो आप सभी लोगों को पता है कि जब दो लेंस संपर्क में रखे होते हैं तो जैसे एक लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाएगा तो वह प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा। ठीक है, तो दूसरा लेंस बता रहा है कि जो प्रतिबिंब बनाए वो अनंत पर बनाए, वस्तु कहाँ पर होनी चाहिए, ये बात कही गई। तो यहाँ पर आगे अवतल लेंस है। मान लेते हैं कि अवतल लेंस से x सेंटीमीटर की दूरी पर हमारी एक वस्तु है O। क्या है भाई, एक वस्तु O है। अब वस्तु अवतल लेंस जानते हो कि वस्तु ये जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो इससे चलने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और ये फैल जाएगी कि अवतल लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है। तो इस किरण को हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे और दूसरी प्रकाश किरण हमारी प्रकाश से केंद्र से होकर जाएगी, तो यहाँ पर कहीं प्रतिबिंब बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, मतलब हम कह सकते हैं कि जो अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी लेंस के इधर ही बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सबसे अवतल लेंस के लिए अगर बात करें या अपसारी लेंस के लिए अगर बात करें तो वस्तु की जो दूरी है वह कितनी है, आप कहोगे x सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु इधर की दूरी है, इधर x अक्ष की ऋण दिशा पड़ेगी इसलिए -x लेंगे। अब प्रतिबिंबो इधर ही बनेगा, इतना तो समझ में आ रहा है ना, अवतल लेंस द्वारा बन रहा है तो प्रतिबिंबो इधर ही बनेगा। इसका मतलब जो v का मान आएगा वो भी ऋणात्मक आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो आंसर गलत माना जाएगा। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से। ये लेंस सूत्र हम लगा रहे हैं। 1/f का मान कितना कहोगे, -20 है। 1/v की अगर बात करें तो 1/v का मान कितना है, तो वही तो पता नहीं, वही तो निकालना है। ठीक है, माइनस 1/u की बात करें तो u की वैल्यू -x है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/v बराबर, इसको इधर लाएंगे तो ये -1/x हो जाएगा। ऑलरेडी पहले से इधर 1/-20 है। इसे सॉल्व करेंगे तो नीचे 20x हो जाएगा, 20 का -20, x का -x, माइनस कॉमन ले लेंगे तो 20 + x हो जाएगा और नीचे आपका 20x हो जाएगा। हम v का मान निकालेंगे तो माइनस का 20x बटे में x + 20 या 20 + x हम लिख सकते हैं। दोनों पक्षों को पलट दिया, v का मान आ गया। अब जो पहला लेंस था अपसारी लेंस, वो इसका जो प्रतिबिंब है सामने बनाता है और इतनी दूरी पर बनाता है, इतनी सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। तो जो पहले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो दूसरे लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करता है, आप सभी विद्यार्थियों को पता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 15 सेंटीमीटर है और यहाँ से देखिए जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसकी लेंस से दूरी कितनी आई है, इतनी आई है। तो हम कह सकते हैं जब हम दूसरे लेंस की बात करेंगे, इसको रब कर दें, दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए पहले लेंस द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब, बनाया गया प्रतिबिंब क्या करता है भाई, वस्तु का कार्य करता है। प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है, अच्छी तरीके से पढ़े हो, वस्तु का कार्य करता है। और अगर ये वस्तु का कार्य करेगा तो अभिसारी लेंस के लिए अगर वस्तु का कार्य करेगा तो वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी, देखिए इतनी दूरी तो पहले से 15 है, ठीक, और प्लस इतनी दूरी जो ये आई है इसको आप जोड़ लीजिए 20x बटे में x + 20। अब बहुत सारे विद्यार्थी गलती जानते हो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस रख देंगे। अरे ये माइनस दूरी इसलिए से हो रही है क्योंकि ये अवतल लेंस के आगे की दूरी x अक्ष की ऋण दिशा में पड़े, इसलिए माइनस चिन्ह लगा है। ठीक है, हमको इस लेंस से डिस्टेंस चाहिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जो है धनात्मक हमें जोड़ेंगे तभी तो आएगा भैया। अब ये जो टोटल दूरी आए इसे आप ऋणात्मक कर दीजिए क्योंकि इस लेंस के दाईं ओर की दूरी है तो ये ऋणात्मक हो जाएगी। लेकिन अभी हम पहले u का मान निकालें, परिमाण तो निकालें इसका। u बराबर, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 15x प्लस का 15 दूना 30 यानी 300 हो जाएगा, प्लस ये आपका 20x हो जाएगा, पूरे के बटे में x + 20 हो जाएगा। क्लियर, तो u बराबर आपका आ जाएगा 15 और 20, ये आपका 35x हो जाएगा, प्लस 300 हो जाएगा, बटे में x + 20 हो जाएगा। ये u का मान आ गया। जो ये u का मान आया बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो u का मान आया है ये अभिसारी लेंस के लिए वस्तु की स्थिति है। ठीक है, और इन्होंने कहा कि अभिसारी लेंस में जो प्रतिबिंब है, इन्होंने कहा है कि जबकि प्रतिबिंब अनंत पर बने और तथा जो फोकस दूरी हो अभिसारी लेंस की वो कितनी हो, 30 सेंटीमीटर हो। तो ये बताइए वस्तु को कहाँ रखे है, तो वस्तु की दूरी हमने x मानी थी, अब हम x का मान निकाल सकते हैं। सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/f बराबर 1/v, v का मान कितना, इन्फिनिटी, माइनस u का मान, देखिए मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा, u का मान इतना है, हम रखेंगे ऋण चिन्ह के साथ ही, रखेंगे कि नहीं, तो ये देखिए यहाँ पर ऋण है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस हो जाएगा। देखिए u का मान, चलो अच्छा नहीं रखते हैं अभी छोड़ो इसको, -u बटे में ये। देखिए 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे 0 होती है कि नहीं होती। 1/f बराबर हो जाएगा -1/u हो जाएगा। क्लियर सी बात है, हो जाएगा। चलिए अब हमको क्या चाहिए, हमको वैल्यू, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा करेंगे तो f बराबर आपका आ गया माइनस का u, कैसे गुणा करेंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रखी जाती है। ठीक है, अभी हमने वस्तु की दूरी रखी नहीं तो माइनस,
u का मान था कितना, इतना, लेकिन वस्तु की दूरी है तो इधर है, तो इधर की दूरी ऋणात्मक रखेंगे। जब ऋण चिन्ह के साथ इस मान को रखेंगे तो ऋण चिन्ह और ऋण चिन्ह का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा धन चिन्ह, और ये हो जाएगा 35x + 300 और बटे में x + 20। बताइए कोई समस्या। f का मान कितना, फोकस दूरी है 30, कैंची गुणा करना है आपको, ये हो जाएगा 30x, और देखिए 30 का गुणा 20 से हो जाएगा, ये हो जाएगा 600, और इधर आपका हो जाएगा 35x + का 300। x वाले एक तरफ कर लेंगे, 30x - का 35x बराबर 300, 600 उधर जाएगा माइनस का 600, 30x से 5x जाएगा माइनस का 5x, 300 से 600 जाएगा माइनस का 300, माइनस माइनस कैंसिल, 5 छक्का 30, x बराबर आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ जाएगा, 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखिए अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अपसारी लेंस से वस्तु की दूरी होनी चाहिए वो 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि अभिसारी लेंस से जो दूरी होनी चाहिए 60 + 15 यानी 75 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए, क्योंकि 15 ये है और ये 60 है, 60 + 15 करेंगे तो अभिसारी लेंस से ये दूरी वस्तु की हो जाएगी 75, जबकि अपसारी लेंस से यही दूरी हो जाएगी आपकी 60 सेंटीमीटर। बताइए कोई दुविधा आप सभी को? कोई दुविधा नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यहाँ पर देखिए 5वें का खा पाठ, क्लास बहुत ज़्यादा लंबी न जाए भाई, ठीक है। 5वें का खा पाठ, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर अंतिम प्रतिबिंब का बनना और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के लिए उपयुक्त किरण आरेख द्वारा दर्शाइए, इसकी आवर्धन क्षमता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अब इस डेरिवेशन का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में हम दे रहे हैं, और सबसे बेहतरीन तरीके से मैंने आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, कार्यविधि और जो है आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, दोनों स्थितियों में जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है और जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की अनंत पर बनता है, दोनों स्थितियों का व्यंजक मैंने आवर्धन क्षमता का बताया हुआ है। आप क्लास को देख लेंगे तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना, कार्यविधि आप कभी नहीं भूलेंगे, मुझे उम्मीद है। तो आज की क्लास में हम इतना ही बताएंगे। आप सभी लोगों को इस क्लास का जो है, जो क्वेश्चन में बताया हूँ मैंने 5 का खा पार्ट, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगी और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। अब आज की क्लास बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चन आप सभी को हम सॉल्व कराएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।